जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा आप अपना प्यार दिखा रहे हैं टीच स्ट्रीम के इस प्लेटफॉर्म पे, टीच स्ट्रीम का एक और प्लेटफॉर्म है जो कि खुद टीच स्ट्रीम का ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेंगे। बेनिफिट क्या होगा, जैसे आप टीच स्ट्रीम का ऐप डाउनलोड करेंगे, जितनी भी बुक पीडीएफ होगी फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अवेलेबल होगी। आप फ्री स्टडी मटेरियल पर चले जाएंगे, बुक पीडीएफ पे जाएंगे, आपको पूरी बुक मिल जाएगी, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे मैथ की हो। ठीक है, पूरी बुक वहां पर दी गई है। नोट्स जो होंगे यहीं पर मिलने वाले हैं। काफी स्टूडेंट सोचते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दीजिए सर, यहां पर नोट्स आपको मिलती है प्रॉपर। इसलिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सबको ये ऐप डाउनलोड करना मस्ट है। अगर आप ये डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपको नोट्स नहीं मिल पाएगी। सो दैट चाहे आपको बुक पीडीएफ चाहिए, चाहे आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे एंड फ्री स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, आपको बुक पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स दोनों मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज ए सेकेंड सेमेस्टर की जानकारी अगर हम आपको दे दें तो सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लास है आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए। आप सभी जानते हैं केमिस्ट्री आपकी लाइव है ऑन यूट्यूब एंड फिजिक्स और मैथ जो है एंड ऑन ऐप आपकी चल रही है क्लास। इसलिए अगर आप तीन के तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो ऑलरेडी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टीच स्ट्रीम के ऐप में। उसमें आपको करना क्या होगा, यहां पर देख सकते हैं टीच स्ट्रीम में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं सेकंड सेमेस्टर की। काफी स्टूडेंट सोचते हैं कहां से बैच ज्वाइन करें, वो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं जिनकी इच्छा हो। तो लिंक जैसे ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ पेज ओपन होकर के आएगा जिसकी प्राइस अभी 2499 रखी गई है, मतलब 2500 जिसकी प्राइस रखी गई है। बट अभी के लिए अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 2052 में मिल जाएगा ओनली। आज हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर के बारे में, तो हेडिंग लगा लेंगे आप लोग रेफ्रिजरेटर। ठीक है, आज का जो पहला टॉपिक है हमारा दैट इज ए रेफ्रिजरेटर। इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं चर्चा करेंगे बिकॉज डिटेल में हम बात कर चुके हैं हीट इंजन। हीट इंजन का जस्ट उल्टा होता है ये रेफ्रिजरेटर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर जिसे आप फ्रिज बोलते हो। ठीक है, जी होता है यहाँ पे, जेट नहीं होता। रेफ्रिजरेटर जिसे आप फ्रिज बोलते हो, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। फिर से लिख लेते हैं रेफ्रिजरेटर, इसी का कॉन्सेप्ट हम लोग आज पढ़ेंगे, क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट टोटल। ठीक, तो चलिए, रेफ्रिजरेटर जो होता है ये कार्नाट साइकिल इज परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ध्यान से सुनना, जो कार्नाट साइकिल होता है वो परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। आपने देखा था एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ था ना, हाँ अंकिता भी आ चुकी है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ था कि नहीं हुआ था, फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ था, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ था, आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ था। तो वो एक प्रकार का कौन सा था, टोटली रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहां पर लिख लेंगे कार्नाट साइकिल आर, या इस बोलेंगे एक ही साइकिल होता है, आर बोल सकते हैं, कई साइकिल से हम ले सकते हैं। आर टोटली रिवर्सिबल प्रोसेस। कार्नाट साइकिल जो होता है टोटली रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, इट कैन वर्क एज ए हीट इंजन एंड आल्सो ए रेफ्रिजरेटर। ये हीट इंजन के रूप में भी वर्क करता है कार्नाट साइकिल, और ये रेफ्रिजरेटर के रूप में भी वर्क करता है। ठीक है, इट कैन वर्क एज अ हीट इंजन एंड आल्सो रेफ्रिजरेटर। ये हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों के रूप में भी वर्क कर सकता है। कौन, कार्नाट साइकिल। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि ये आपका हीट इंजन क्या है। हीट इंजन के बारे में हमने डिटेल में चर्चा कर लिया, उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, रेफ्रिजरेटर के बारे में। हीट इंजन में आपने क्या देखा था, ध्यान से सुनिएगा। हीट इंजन में आपने देखा था एक था आपका सोर्स, एक था आपका सिंक, यही था। यहां पर आपने इंजन लगाया हुआ था, सोर्स से हीट दी जाती थी, इंजन एब्जॉर्ब करता था Q1 हीट, जिस पर टेम्परेचर हमारा T1 हुआ करता था। इंजन कुछ हीट की मात्रा सिंक में डाल देता था, बाहर निकल जाती थी,
जिसे हम Q2 बोलते थे, जिसे हम Q2 बोलते थे, ठीक है। इसका टेम्परेचर हमारा T2 हुआ करता था। यहां पर जो वर्क डन आता था दैट योर, जितनी हीट एब्जॉर्ब किया और जितनी हीट रिलीज हो गई वही हमारा वर्क डन आ गया। इफिशियंसी जो मिलती थी दैट्स योर 1 माइनस Q2 अपान Q1 मिलती थी, यही 1 माइनस T2 अपान T1 मिलती थी, ठीक है। ये हमारा हुआ करता था, ठीक है। ये हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस, अभी हम आगे बात करेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। तो ये हमारा हीट इंजन हुआ करता था, सबको पता है इतना, इतना तो सबको मालूम है, हाँ या ना, हाँ या ना। अब हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर क्या होता है। श्रेष्ठ भी आ चुका है, प्राची, अंश, बहुत बढ़िया, जीवन, प्रकाश, गुड इवनिंग, आई लव यू, आ जाओ सब लोग। ये हमने हीट इंजन में पढ़ा था, क्यों हीट इंजन में इतना ही पढ़ा था। बट जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसका वर्क क्या होता है। देखो समझो मेरी बात, हीट इंजन में आप हीट अंदर एब्जॉर्ब की जाती है इंजन द्वारा, बट रेफ्रिजरेटर में रिलीज की जाती है हीट। यहां पर क्या होता था, यहां पर T1 आल्सो ग्रेटर देन T2, T1 का टेम्परेचर मतलब सोर्स का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता था सिंक के टेम्परेचर से, हमेशा। आज तबीयत थोड़ी खराब है, चलो ठीक है आराम कर लो, नहीं तो फोन ऑन रखो, हमारी बात सुनते रहो ना। T1 हमेशा ज्यादा होता था T2 से, हमेशा। बट अगर यहीं पर मैं बात कर लूं रेफ्रिजरेटर की, उसमें भी आपका ऐसे ही लगा होता है सोर्स जिसका हीट Q1 होता है, भी हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। यहां पर आपका इंजन और यहां पर आपका सिंक, इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2। अब एक बात आप लोग याद रखना, जब आप रेफ्रिजरेटर फ्रिज यूज करते हो ना, फ्रिज यूज करते हो अपने घर में, फ्रिज क्या करता है, उसके सामान अंदर जब रखते हो, कुछ भी मान लो सब्जियां रख दो, तो वो अंदर ठंडा बनाए रखता है। मतलब T2 का T1 जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, T2 टेम्परेचर ज्यादा है, बताओ, ये बताओ। T1 टेम्परेचर ही ज्यादा होता है, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, T1 टेम्परेचर ही ज्यादा होता है रेफ्रिजरेटर में भी, ठीक है। उसमें होता थोड़ा सा वर्क प्रोसेस चेंज होता है बस। T1 टेम्परेचर ज्यादा होता है, कारण क्या है, देखो यहां पर होता है सोर्स, हीट रिलीज की जाती, अभी तक यहां पर क्या होती थी, हीट एब्जॉर्ब करता था इंजन, बची हुई हीट यहां पर रिलीज होती थी। बट यहां पर टोटली हीट इंजन ज्यादातर ये क्या करेगा, बाहर फेंकेगा। इसलिए देखो फ्रिज के बाहर रेफ्रि लगा होता है रेडिएटर, उसके पीछे देखो गर्म हो जाता है। फ्रिज के अगल बगल देखो, हाथ लगाकर टच मत करना, पीछे जो भी मशीन लगी होती है वो गर्म रहती है, अंदर का भाग ठंडा रहता है। क्यों, क्योंकि वो हीट को रिलीज कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, रिलीज कर रहा है। हीट को रिलीज करेगा तो टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर ज्यादा कम होगा, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होगा। मतलब यहां पर सोर्स में रिलीज कर दे रहा है, सोर्स का टेम्परेचर T1 ही है, तो T2 क्या है, सिंक है, आपके अंदर का टेम्परेचर कम हो जाएगा। बात दोनों में सेम रहती है, ठीक है, बट इसका प्रोसेस अलग अलग होता है। ये हीट Q1 और ये हीट Q2, हीट Q1 और हीट Q2। साइड पार्ट गर्म होता है ना, साइड पार्ट गर्म होगा ही, कारण क्या है, हीट रिलीज होता है। इसमें जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है, इसमें क्या किया, हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, अब ये हीट रिलीज कर रहा है। हीट रिलीज होगी तो ठंडा होगा अंदर का, और बाहर का गर्म होगा, ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहां पर Q1 की बात करूं, कितनी हीट रिलीज हुई, समझो ध्यान से ना, कितनी हीट रिलीज हुई। अगर मैं बात करूं जिससे Q1 रिलीज हो रहा है, तो Q1 की अगर मैं बात करूं कितनी हीट रिलीज हुई, तो वो कितनी हीट रिलीज हो गई, इस इंजन के द्वारा किया गया कार्य प्लस जो Q2 एनर्जी एब्जॉर्ब यहां पर हो रही है, ज्यादा तो हीट रिलीज ही हो रही है, वो वर्क प्लस Q2 के बराबर होगी। अगर मैं यहां पे W की बात करूं तो ये Q1 माइनस Q2 होगा।
वो W बराबर Q1 माइनस Q2। तो यहां पर आपने देखा, यहां पर प्रोसेस जस्ट उल्टा होता है। यहां पर भी वही होता था, W बराबर Q1 माइनस Q2। यहां पर जो Q2 की बात करते थे वो वर्क, अगर मैं Q2 की बात करूं तो Q1 माइनस W हुआ करता था, Q1 माइनस W हुआ करता था। अगर Q1 की बात कर लें W प्लस Q2 ही आएगा। बट यहां पर क्या होता है, बात समझो, यहां पर हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। सर इस क्लास का रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, इस क्लास की रिकॉर्डिंग वीडियो आपकी बैच में मिल जाएगी, ठीक है। मतलब बात समझ गए, रेफ्रिजरेटर वर्क कैसे करता है, टोटल समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां पे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब चलो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि रेडिएटर कौन सा होता है, चैम्बर कौन सा होता है ना। सिंक को बोलते हो आप रेफ्रिजरेटर, इसके बोलोगे रेफ्रिजरेटर ना, लिख लो रेफ्रिजरेटर। सिंक को बोलते हो आप चैम्बर, सिंक को आप बोलते हो चैम्बर। सोर्स यहां पर जो लगा होता है, सोर्स को बोलते हो आप रेडिएटर। रेडिएटर से एनर्जी रिलीज होती है। पीछे देखो, पीछे आप फ्रिज के पीछे देखो ना, ऐसे ऐसे लगा होता है ना, क्यों? यही आपका रेडिएटर होता है। लगा होता है कि नहीं लगा होता, इसी को बोलते हैं रेडिएटर, ठीक है। तो सोर्स को क्या बोलेंगे, जहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है, रेडिएटर से एनर्जी रिलीज होती है, तो यहां पे हम बोलेंगे रेडिएटर। ये रेडिएटर होता है, ठीक है। और जो ये इंजन होता है, हम तो मोटरसाइकिल या कार में देखते हैं तो वहां पर इंजन लगा होता है, यहां पर कंप्रेसर लगा होता है। क्या होता है? कंप्रेसर। इंजन हमने लिख दिया समझाने के लिए, वहां पर कंप्रेसर होता है, ठीक है। इंजन की जगह पर वहां पर कंप्रेसर लगा होता है, कंप्रेसर, जो कि क्या करता है, हीट को रिलीज करने में चला जाता है। 5 मिनट लेट है, समझ नहीं आया। देखो समझ कहां से नहीं आएगा, सब समझ में आएगा, आप लेट नहीं हो, समझो पहले। इंजन में हम क्या करते थे, सोर्स से एनर्जी एब्जॉर्ब होती थी। पिछली क्लास नहीं देखे हो जीवन आप, क्योंकि आपने अभी नया नया ज्वाइन किया, तो पिछली क्लासेस आप नहीं देखो, आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। पिछली क्लास पूरी जल्दी से जल्दी कवर कर लो, तुम्हारे पास टाइम है, सुबह टाइम रहता है ना, जल्द से जल्द खींच लो पूरा का पूरा क्लास। एक एक दिन में कम से कम 3-3 4-4 लेक्चर खींच डालो, तब समझ में आएगा ना। तुम सेकंड लैब थर्ड लैब थर्मोडायनेमिक्स से लेक्चर देखना चालू करो, पिछला वाला देखते रहना, तो वहां से समझ में आने लगेगा। हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है किसमें, जैसे बाइक देखते हो ना, बाइक चलाते हो, जीवन बाइक चलाते हो, बाइक में आप पेट्रोल डालते हो, पेट्रोल बर्न होता है, इंजन में जाता है, तो इंजन क्या कर रहा है, हीट को ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है ना। बची हुई हीट, कुछ हीट निकल जाती है साइलेंसर के माध्यम से, सिंक हो गया, कुछ हीट रिलीज हो गई। इंजन गर्म होता है, याद रखना, अगर ये रिलीज नहीं होगा तो इंजन गर्म नहीं होगा, और वो सबसे अच्छा प्रोसेस होगा, टोटल हीट कन्वर्ट हो जाएगी वर्क में। बट ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। जस्ट उल्टा आपका रेफ्रिजरेटर में होता है। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, सिंक से इंजन में जाएगा, इंजन से सोर्स में जाएगा। जीवन आप पिछली क्लास जाकर देख लेना, पिछली 1-2 क्लास हमने कर रखी है, 2 क्लास, सेकंड लैब थर्ड लैब थर्मोडायनेमिक्स, वहां से आप देखोगे, आप समझ पाओगे, ठीक है। ये बहरहाल आज समझते रहो, आपको उतना क्लियरिटी नहीं होगा जितना और बच्चों को हो रहा है, बट पिछली क्लास आप देखोगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आप बैठे रहोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा मत सोचना कि सर समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसको हटा दें, क्योंकि इंजन नहीं पढ़ना, हमें टोटली पढ़ना है रेफ्रिजरेटर। हम रेफ्रिजरेटर के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में लिख लेंगे, रेफ्रिजरेटर में लिखेंगे यहां पर जो इसेंशियल पार्ट लगे होते हैं, इसेंशियल पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, इसेंशियल पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में जो इसेंशियल पार्ट लगे होते हैं, कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, जैसे पहला पार्ट आपका चैम्बर लगा होता है ना, चैम्बर देख पा रहे हो ना, ये चैम्बर, यहां पर लिखेंगे ए चैम्बर टू बी कूल्ड, ए चैम्बर
टू बी कूल्ड, आगे लिखेंगे इट एक्ट एज ए सिंक, इट एक्ट एज ए सिंक, ये सिंक की तरह वर्क करता है एट ए लोअर टेम्परेचर। मतलब जो चैम्बर होता है, चैम्बर मतलब अंदर का भाग, जो चैम्बर जिसमें आप सब्जियां फल वगैरह रखते हो, वो क्या होता है, एज ए सिंक कवर करता है एट ए लोअर टेम्परेचर, क्योंकि यहां से एनर्जी रिलीज हो रही है तो यहां पर लोअर टेम्परेचर होगा, ठीक है, एज ए लोअर टेम्परेचर, T2 कम होगा, T1 ज्यादा होगा, ठीक है। सर केमिस्ट्री की लाइव क्लास ऐप पे क्यों नहीं चलाते? देखो दोनों जगह चलती है, ऐप पे भी चलती है आपकी और आपकी यूट्यूब पर भी चलती है, ऐप पे और यूट्यूब पे दोनों जगह आपकी केमिस्ट्री की क्लास चलती है, ठीक है। ऐप पे भी चलती है आपकी, यूट्यूब पर भी चलती है आपकी। तो सिंक एज ए लोअर टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये समझ में आ गया कि जो अंदर का भाग होता है वही हमारा सिंक होता है, उसमें लोअर टेम्परेचर होता है, क्योंकि एनर्जी, हीट एनर्जी तो रिलीज हो रही ना, जब हीट रिलीज हो जा रही है तो इसमें टेम्परेचर तो जाहिर सी बात है कम होगा। दूसरा पार्ट लिखेंगे एन इलेक्ट्रिक कंप्रेसर, हम कंप्रेसर की बात करेंगे, किसके बारे में, कंप्रेसर की। एन इलेक्ट्रिक कंप्रेसर, इलेक्ट्रिक कंप्रेसर कैसे वर्क करता है जरा बताओ। एन इलेक्ट्रिक कंप्रेसर, इलेक्ट्रिक कंप्रेसर का वर्क करता है, इट वर्क ऑन इलेक्ट्रिक सप्लाई, इट वर्क ऑन इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है कंप्रेसर, इलेक्ट्रिक सप्लाई, एंड एक्ट एज एक्सटर्नल एजेंसी टू, एंड एक्ट एज ए एक्सटर्नल एजेंसी टू, ये एक्सटर्नल एजेंसी के रूप में वर्क करता है, टू सप्लाई मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, सप्लाई मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। नेक्स्ट फिजिक्स यूट्यूब पर चलता है सर? नहीं, देखो पहले बात समझो, जीवन आप नए हो इसलिए नहीं समझ पा रहे हो। जो लाइव क्लास होती है इसी टाइम, वैसे जनरली 6 बजे 5 बजे हम बता देते हैं, नोटिफिकेशन डाल देते हैं जिस हिसाब से हमें टाइम मिलता है पढ़ाने के लिए। 5 बजे से भी आपकी फिजिक्स की क्लास चलती है। तो फिजिक्स की जो क्लास होती है 5 या 6 बजे से लाइव यहाँ पर चलती है, 7 बजे यूट्यूब पर चलती है केमिस्ट्री, यहाँ पर भी चलती है, एंड 8 बजे आपकी लाइव यहीं पर चलती है। 8 बजे वहां पर भी यूट्यूब पर भी चलती है, लेकिन यूट्यूब पर इसकी रिकॉर्डिंग चलती है। जो क्लास तुम यहां पर बैठ के देख रहे हो पूरा का पूरा लाइव, वो रिकॉर्डिंग में होता है। यहां पर तुम लाइव बैठ के देखते हो। तो लाइव क्लास जुड़ना है, ऐप पे आया करो, ऐप पे लाइव क्लास पढ़ाई, वो पिछली क्लासेस चल रही होंगी। अभी 8 बजे से केमिस्ट्री उसमें मैथ भी चलेगा, तो वो पिछली क्लासेस चलेंगी ना, जो पिछली क्लासेस चल चुकी होती हैं। लाइव आपकी ऐप पर ही चलती है, समझ पाए? ठीक। कंप्रेसर क्या करता है? देखो, कंप्रेसर वर्क ऑन इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई का कार्य करता है, एंड एक्ट एज एक्सटर्नल एजेंसी टू सप्लाई मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड से मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करने का कार्य करता है ये कंप्रेसर, ठीक है। नेक्स्ट, रेडिएटर का वर्क क्या होता है? तीसरा जो आपका इसेंशियल पार्ट होता है, दैट योर रेडिएटर। रेडिएटर, ये चैम्बर हो गया, ये इलेक्ट्रिक कंप्रेसर हो गया, और ये रेडिएटर। रेडिएटर का वर्क क्या होता है? रेडिएटर विच वर्क एज ए विच रेडिएटर विच वर्क एज द, देखो यहां पर हीट रिलीज करने का कार्य करता है, एक्ट एज द सोर्स एट ए हाई टेम्परेचर, सोर्स at a high
हाई टेम्परेचर एंड रिलीज हीट को रिलीज करता है, हीट को रिलीज करता है। ठीक है, थर्मोस्टेट की बात करें, थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट फोर्थ रेडिएटर होता है, ये इलेक्ट्रिक कंप्रेसर और ये आपका चैम्बर। थर्मोस्टेट क्या करता है? थर्मोस्टेट कंट्रोल करता है टेम्परेचर ऑफ द चैम्बर, चैम्बर का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। ये कौन? थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट देखो अंदर लगा होता है ना, चैम्बर का टेम्परेचर आप जितना कम करना चाहो कम कर सको, ज्यादा करना चाहो ज्यादा कर सको ना, मतलब अगर आप कम करना चाहो तो कम भी कर सकते हो, ज्यादा करना चाहो तो ज्यादा भी कर सकते हो। वो ठंडियों और गर्मियों में अलग अलग टाइप से आप यूज करते हो उसे, है ना। थर्मोस्टेट इट यूज टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ चैम्बर। देखो फ्रिज के अंदर लगा होता है ना बटन कि आप ज़्यादा टेम्परेचर रखना चाहते हो, कम टेम्परेचर रखना चाहते हो। तो जब आपकी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप फुल पे कर देते हो, ठंडी आ जाती तो 1 या 2 पॉइंट पर रखते हो, मतलब उतना ज़्यादा ठंडा ना करे ना, नहीं तो आप उसे जैसे फल बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, ठंडी में थोड़ी खा पाओगे, मतलब ही नहीं रह जाता, आप एक पॉइंट पे रख देते हो। तो ये इट यूज टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ चैम्बर, चैम्बर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आपको थर्मोस्टेट का यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी और क्या पूछ रहे हो? अंश कह रहा है कि सर मेरा दिमाग खराब है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ बस। सर देखो यार, अंश समझ में आने का मतलब ये होता है, इसीलिए मैं बोलता है ना रेगुलरिटी बना के रखो। अगर रेगुलरिटी आप नहीं बनाओगे तो 100% आपको नहीं समझ में आएगा। रेगुलरिटी बना के रखो। 4 घंटे मैंने चिल्लाए हैं इस पे, हीट इंजन, कल ही 2 घंटे की क्लास चली थी ना। तो जब तक आप रेगुलर ना बने रहोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। बीच की क्लास में कोई भी मास्टर ऐसा नहीं जो आपको समझा दे। जब आप रेगुलरिटी बनाओगे ना तब आपको समझ में आएगा। अब मैं फिर से तो पूरा समझा नहीं सकता, पूरा एक बार फिर से मैं समझाऊं ना, मैं एक बार ऑलरेडी समझा चुका हूं, आप जाकर देखो 100% आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो बताना। अगर आप लाइव क्लास नहीं भी देख पाते हो ना, हाँ ठीक है, टाइम नहीं मिल पाता, लाइव क्लास नहीं पढ़ पाते तो आप रिकॉर्डेड पढ़ सकते हो ना। जब भी टाइम मिले आप रिकॉर्डेड पढ़ो। सर समर स्प्रिंग एंड विंटर वाला ऑप्शन आता है? हाँ, समर और विंटर वाला ऑप्शन आता है कि समर में आपको ज़्यादा करना पड़ता है एंड विंटर वाला आपका करना पड़ता है। ठीक है, चलो नोट करो भाई, इसको नोट करो। क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है? हटा दें इसको, हटा दें। चलो साथ साथ लिखते रहा करो। जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन ऐप में नहीं होता है, आप लोग साथ साथ लिखते रहा करो। हालांकि नोट्स तो आपको मिल जाएगी, बट मैं जो लिखा रहा होता हूं उसको साथ साथ लिखा करो ताकि आपको समझ में आ जाए, आप अपने अनुसार नोट बना सको। अब यहां पर भी W बराबर Q1 माइनस Q2 ही मिला है। W बराबर Q1 माइनस Q2 हीट इंजन में भी यही मिला था। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा होता है। उसमें हीट इंजन हीट कंज्यूम कर रहा था, इसमें हीट रिलीज करता है कंप्रेसर। ठीक है, हम निकाल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। हेडिंग लगा लेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ना, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। हम जानते हैं W की वैल्यू क्या मिली हमें, Q1 माइनस Q2 मिली है। अब यहां पर देखेंगे जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसे हम बीटा लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है इसे बीटा लिखते हो, याद रखना बीटा, दैट योर जो एनर्जी यहां सिंक से कंप्रेसर ले रहा है, मतलब हीट Q2
अपान वर्क डन, Q2 अपान वर्क डन। इसमें जस्ट उल्टा होता है। हीट इंजन में क्या होता था, हीट इंजन में जब आप इफिशियंसी निकालते थे तो कितना हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और इसमें से कितना वर्ग कार्य कर रहा है, वो आपका इफिशियंसी बताता था। हम यहां पर निकालते क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा इज इक्वल टू Q2, मतलब जितनी एनर्जी, हीट एनर्जी कंप्रेसर को दे रहा है और वो रिलीज बाद में कर रहा है, उससे नहीं मतलब, Q2 अपान में वर्क डन। वर्क डन की वैल्यू क्या है, Q1 माइनस Q2, तो Q2 अपान में Q1 माइनस Q2, ये वैल्यू निकली आपकी बीटा की, बीटा की वैल्यू आ गई Q2 अपान Q1 माइनस Q2। फॉर रिवर्सिबल कार्नाट इंजन के लिए लिखेंगे, फॉर रिवर्सिबल कार्नाट इंजन, रिवर्सिबल कार्नाट इंजन में आपको एक बात याद होगी ना, रिवर्सिबल कार्नाट इंजन में आपको एक बात याद होगी कि आपने ये प्रूव किया था Q1 अपान T1 इज इक्वल टू Q2 अपान T2, किया था? अरे नहीं किया होगा, छोड़ो यार, इतना तो देखे थे ना, Q1 अपान Q2 बराबर T1 अपान T2 मिला था। अरे ये भी नहीं याद होगा तो ये मिला था Q2 अपान Q1 इक्वल टू T2 अपान T1। हम लिख सकते हैं Q1 अपान Q2 बराबर T1 अपान T2 लिख सकते हैं, ये चीज हमको मिली हुई थी। तो यहां से हम निकालेंगे क्या, Q1 अपान T1 इज इक्वल टू Q2 अपान T2, ये हमको पता है ना। जस्ट एक सेकंड हमको दीजिएगा, आप लोग लिखते रहिए, बिकॉज आपकी क्लास अगर हो गई हो तो जो केमिस्ट्री की क्लास होती है मैं लगा दूं अपलोडिंग पे, तभी आपकी 7 बजे से चल पाएगी, अदरवाइज वो क्लास चल नहीं पाएगी। आप लोग इतना लिखते रहिएगा, जो नहीं लिखे हैं एक सेकंड अगर हमको दे देंगे तो हम इसको अपलोडिंग पे लगा देंगे, ठीक है। एंड हो जाए सब लोग बता देना कि यस सर हो चुका है। हो गया, सबका नोट डाउन हो गया? जस्ट एक सेकेंड और लगेगा, अपलोडिंग पे लग चुकी है क्लास आपकी। एंड कोशिश रहेगी 7 बजे चल जाए, ना 7 बजे चल पाएगी 2-4-10 मिनट लेट हो सकता है। हो गया? हाँ, YouTube पर जो रिकॉर्डिंग होती है ना, जैसे ये क्लास देख रहे हो, इसकी रिकॉर्डिंग जो होगी वो YouTube पर मिल जाएगी आपको, दोनों जगह मिलेगी रिकॉर्डिंग, चाहे आप YouTube पे ले लो, चाहे आप ऐप पे पढ़ लो, जहां भी आप सुटेबल लगे, आपको रिकॉर्डिंग जहां से अच्छी लगे आप वहां से पढ़ सकते हो, बट लाइव आपकी यहीं पर पढ़ना होगा। पर डे आ जाया करो सब लोग, ठीक। Q1 अपान T1 इक्वल टू Q2 अपान T2, सही है। तो इस हिसाब से जब Q1 अपान T1 इक्वल टू Q2 अपान T2 है तो हम ये भी लिख सकते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो Q2 अपान में Q1 माइनस Q2 है ये इक्वल होगा T2 अपान T1 माइनस T2। भाई लिख सकते हैं ना, जब ये Q1 अपान Q2 इक्वल टू Q2 अपान T2 है, या फिर ये है आपका Q1 अपान Q2 बराबर T1 अपान T2, तो हम ये लिख सकते हैं Q2 अपान Q1 माइनस Q2 जो होगा वो T2 अपान T1 माइनस T2 के बराबर होगा। सही है, लिख सकते हैं। हेंस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा जो निकल के आएगा इसकी जगह पर, हेंस यहां पर दिख रहा है सबको, हेंस हम बीटा को लिख सकते हैं, बीटा बराबर क्या होता है, Q2 अपान Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2, और यही बराबर आया यहां से T2 अपान T1 माइनस T2। तो बीटा को हम दोनों चीज लिख सकते हैं, चाहे आप Q2 अपान Q1 माइनस Q2 लिखो, चाहे आप T2 अपान T1 माइनस T2 लिखो, ठीक है, दोनों चीज लिख सकते हो आप।
अब यहां पर देखिएगा, इफिशियंसी आप ईटा निकालते थे ना, आपकी इफिशियंसी क्या होती थी, ईटा। अगर मैं इफिशियंसी निकालूं तो रिलेशन बिटवीन बीटा एंड ईटा, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड ईटा, जहां पर बीटा क्या है, बीटा योर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ईटा क्या है, इफिशियंसी, लिख लो इफिशियंसी। ठीक है, हम जानते थे जो कार्नाट इंजन के लिए होता था, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 हुआ करता था, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 हुआ करता था। या फिर अगर हम T2/T1 की वैल्यू निकाल लें यहां से, या फिर T2/T1 को इस साइड भेज दें तो वो 1 माइनस ईटा हो जाएगा। देखो यहां पर वैल्यू क्या है, T2 में T1 माइनस T2 है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, तो एंड बीटा की वैल्यू हम जानते हैं, एक क्वेश्चन फर्स्ट बना लो, बीटा की वैल्यू जानते हैं T2/T1 माइनस T2, T1 से दोनों ऊपर और नीचे भाग कर दो तो हम इसे लिख सकते हैं T2/T1 डिवाइड बाई T1/T1 माइनस T2/T1 लिख सकते हैं। अरे भाई हमने क्या किया, देख बेटा, T1 माइनस T2 था, इसमें T1 से भाग कर दिया, T1 से T1 कट जाएगा ना, बात तो एक ही हुई। हम वैल्यू निकाल रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो T2/T1 1 माइनस ईटा है, 1 माइनस ईटा डिवाइड बाई ये T1/T1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस T2/T1। अरे नहीं समझ पा रहे हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, T2/T1 डिवाइड बाई T1/T1 माइनस T2/T1। तो T1/T1 1 हो जाएगा, माइनस T2/T1 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस ईटा, 1 माइनस ईटा। यहाँ पे मिल जाएगा बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा डिवाइड बाई -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 + 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचेगा ईटा। बीटा बराबर 1 माइनस ईटा अपान ईटा, ये वैल्यू मिली। बीटा बराबर 1 माइनस ईटा अपान ईटा। स्क्रीनशॉट नहीं होगा, बताया तो जीवन ऐप में स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं होता है, आप साथ साथ लिखना पड़ेगा आपको। स्क्रीनशॉट लेने के बाद कोई लिखता नहीं है, मुझे सब पता है, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। स्क्रीनशॉट जो ले लिया ना तो वो ऐसे पड़ा ही रह जाता है, इसलिए तुम लोग अभी कॉपी पेन निकाल कर लिख लिया करो और सब्जेक्ट में लिख लिया करो। ऐसा नहीं है कि तुम एक बार रफ में लिखोगे फिर इसको सब्जेक्ट में करोगे, छोटे बच्चे नहीं हो। कॉपी निकाला करो, जिसमें सब्जेक्ट है आपका उसी में डायरेक्ट लिख लिया करो। तो ये वैल्यू आई आपकी बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा अपान ईटा। यहां से अगर आप ईटा की भी वैल्यू निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, आपकी इच्छा है, जैसा भी आप करना चाहो। 1 माइनस ईटा अपान ईटा नोट करो सब लोग। ये बीटा और ईटा में रिलेशन आपको मिल गया, बीटा और ईटा में रिलेशन मिल गया आपको, बीटा और ईटा में आपका रिलेशन मिल गया। ठीक है, हो जाए तो बता देना। हाँ हाँ लिख लो लिख लो, हो जाए तो बता देना। फिगर बार बार नहीं बनाना, पहले बनाए हो इतना लिखना, पहले ये फिर ये। शिवांगी का हो गया, अंकिता का, वैष्णवी का, काव्या का, और जितने भी लोग का हो गया हो तो बता देना, नाजिया का भी हो गया। जितने स्टूडेंट लिख लिए हो सब लोग बता देना हाँ सर हो गया है, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, रेफ्रिजरेटर समझ में आया ना, रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी जान गए, इसका बीटा बराबर ईटा के टर्म में भी जान गए ना। अगर ईटा की वैल्यू निकालनी हो बीटा के टर्म में तो निकाल सकते हो ना, मोहित का भी हो गया। ईटा की वैल्यू निकालनी हो बीटा के टर्म में तो निकाल सकते हो। ये देखो यहां पे मैं बता दे रहा हूं, आपको मिला क्या है, बीटा बराबर 1 माइनस ईटा अपान ईटा। तो बीटा बराबर तो लिख सकते हैं 1 अपान ईटा
कई लोग इसे नीटा भी पढ़ते हैं, तो जो भी पढ़ो, माइनस ईटा अपान ईटा, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 1 अपान ईटा माइनस का 1, तो ये 1 अपान ईटा निकालोगे तो ये हो जाएगा बीटा प्लस 1, या फिर 1 प्लस बीटा लिख सकते हैं, 1 प्लस बीटा लिखो ना, अच्छा लगता है देखने में। और ईटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस बीटा। यहाँ पर ईटा आपकी इफिशियंसी है एंड बीटा आपका क्या है, दैट्स योर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये सभी चेंज करना तो सबको लोग जानते हो, बीटा क्या है ईटा के टर्म में, ईटा का बीटा के टर्म में। हो गया सबका, हटा दें, अरे कितनी देर लगाओगे जी, डन। चलो नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ते हैं क्लासियस इनइक्वालिटी। अभी जब पिछली बार थर्ड ईयर में, इस बार तो सिलेबस चेंज कर दिया गया, अभी तो थर्ड ईयर का नहीं हुआ इस बार, अब हो जाएगा इस सेमेस्टर के बाद। तो थर्ड ईयर में एक टॉपिक आया था क्लासियस मोस्टी इक्वेशन, था वो मोस्टी इक्वेशन, फिजिक्स में ही था, तो पढ़ाने में मज़ा आता था, बच्चे उसको मोस्टी ही पढ़ते थे, क्लासियस मोस्टी इक्वेशन क्लासियस मोसोटी इक्वेशन था वो ना। कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे ए मोटी वाला टॉपिक आ गया था। ठीक है, चल हेडिंग लगाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्लासियस इनइक्वालिटी। क्लासियस इनइक्वालिटी, क्लासियस इनइक्वालिटी क्या होता है बताओ जरा। क्लासियस इनइक्वालिटी तुम लोगों को दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा, सही है। क्लासियस इनइक्वालिटी दिख रहा है ना सबको प्रॉपर, अरे अब तो दिख रहा होगा ना काव्या। खुशी अभी आ रहे हो इतने लेट, आधे घंटे 40 मिनट से क्लास चल रही है, 40 मिनट बाद आ रहे हो तो कैसे समझ में आएगा, हैं? समझ से आ जाया करो ना। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। स्टेटमेंट क्या होता है क्लासियस इनइक्वालिटी का, स्टेटमेंट सबसे पहले लिखेंगे। स्टेटमेंट, इसका जो स्टेटमेंट होता है, फॉर ए कंप्लीट कार्नोट साइकिल, फॉर अ कंप्लीट कार्नोट साइकिल, कंप्लीट कार्नोट साइकिल के लिए द चेंज इन एंट्रोपी अभी एंट्रोपी वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया गया, तो एंट्रोपी वाला टॉपिक आप समझ लो। चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है मैं बता दूंगा, Q अपान टी होता है, डेल्टा Q अपान टी, बट वो कहां से आया कैसे आया वो मैं एंट्रोपी में भी बताऊंगा। ठीक है, चेंज एंट्रोपी इज रिप्रेजेंटेड बाई क्लासियस इनइक्वालिटी। वैसे ये टॉपिक थोड़ा सा बाद होना चाहिए था, एंट्रोपी वाला पहले होना चाहिए था, बस कोई नहीं समझ जाओगे। क्लासियस इनइक्वालिटी जब हम पढ़ा रहे हैं तो कहीं नहीं समझ में आएगा, क्यों? इसीलिए तो टीचर से पढ़ा जाता है ना, अपने आप पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। क्लासियस इनइक्वालिटी मतलब डेल्टा एस जो होगा दैट्स योर डेल्टा क्यू अपान में टी लेस देन 0। मतलब ये बताया जा रहा है लेस देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू 0। अरे अब तो दिख रहा होगा ना, अभी नहीं दिख रहा क्या बता रहे हो हैं? ऐसा कहोगे भाई, ऐसा अब तो दिख रहा होगा ना।
चलो, अब ये कह रहा है कि फॉर ए कंप्लीट कार्नाट साइकिल, कंप्लीट कार्नाट साइकिल के लिए द चेंज इन इंट्रोपी इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो चेंज इन इंट्रोपी होती है वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट की जाती है, जो चेंज इन इंट्रोपी होती है जिसे हम dq अपॉन टी भी बोलते हैं ना, dq अपॉन टी बोलते हैं, दैट्स लेस देन आर इक्वल टू जीरो, ये लेस देन होगा या तो इक्वल टू जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा, ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना, लेस देन आर इक्वल टू जीरो होगा, लेस देन आर इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, इसका फिगर बनाएंगे, प्रूफ लिखेंगे, स्टेटमेंट तो हो गया, प्रूफ लिखेंगे इसका। सबसे पहले फिगर बनाते हैं ना। ये था आपका सोर्स जिसका टेम्परेचर था T1, सोर्स का टेम्परेचर T1, और दूसरा सिंक जिसका टेम्परेचर T2, सिंक का टेम्परेचर T2। ये आपका सोर्स हुआ करता था, ये आपका सिंक हुआ करता था, सही है। अब इसमें बीच में एक इंजन लगाया हमने, रिवर्सिबल इंजन, ER बोल सकते हैं हम इसको ना। एक हमने लगाया इरिवर्सिबल इंजन, ई फॉर इंजन, इरिवर्सिबल मतलब EI बोल सकते हैं। रिवर्सिबल इंजन और इरिवर्सिबल इंजन। रिवर्सिबल इंजन कैसा होता है और इरिवर्सिबल इंजन कैसा होता है? मतलब रिवर्सिबल मतलब जैसे ये चल रहा है, फिर उसी प्रोसेस पे फिर वापस आता है, फिर चलता है, फिर वापस आता है, फिर चलता है, फिर वापस आता है, वो रिवर्सिबल होता है इंजन। और रिवर्सिबल मतलब अपने इनिशियल स्टेट में फिर से वापस ना, वो इरिवर्सिबल होता है। ये हमारा इरिवर्सिबल है, ये हमारा रिवर्सिबल इंजन है, ऐसा हमने माना। एक रिवर्सिबल इंजन और एक इरिवर्सिबल इंजन, ठीक है। यहां पर कुछ अगर थियरी लिखना चाहो तो बता दो, लिखा दे, अदरवाइज रहने दे ना। थियरी लिखना चाहो लिख लो, मान लो जरूरी है, थियरी लिखनी पड़ती, जैसे तुम लोग एग्जाम देने जाते हो ना, थियरी लिखनी पड़ती, जैसे यही चीज आ गया क्लास का इनइक्वालिटी, डायरेक्ट डेरिवेशन करोगे तो कम नंबर मिलेगा, थियरी लिखनी पड़ती है, तो थियरी लिख लो। थियरी में क्या होता है, बस जो माने हो वही दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कंसीडर टू इंजन, कंसीडर टू इंजन, हमने दो इंजन कंसीडर किया, टू इंजन, वन रिवर्सिबल एंड अनदर इज इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल को हमने क्या मान लिया, ER, आप फर्स्ट सेकंड भी मान सकते हो, एंड अनदर इज इरिवर्सिबल, जिसे हम EI मान चुके हैं। देखो हमने दो इंजन कंसीडर किया, एक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है, जो कि सेम टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहे हैं, वर्किंग बिटवीन, जो कि वर्क कर रहे हैं, जैसे T1 रिवर्सिबल के लिए भी है ना, T2 सिंक वही रिवर्सिबल के लिए, वही आपका इरिवर्सिबल के लिए भी है, वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, T1 एंड T2, सोर्स और सिंक के सेम टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा है, सही है। और यहां पर आप सभी जानते हो T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2, T1 हमेशा ज्यादा होता है T2 से, T1 हमेशा ज्यादा होता है T2 से, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल, चाहे जो भी हो, T1 ऑलवेज ग्रेटर देन T2। आप अभी तक यही पढ़ा है आपने, क्योंकि यहां से हीट जनरेट होती है, यहां पर आई, अब कुछ बची हुई हीट यहां पर गई, बाकी वर्क में कन्वर्ट हो गई, तो यहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहां का टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। ऐसे लिखना पड़ता है आपको एग्जाम में। आगे लिखेंगे द एफिशिएंसी ऑफ ए रिवर्सिबल इंजन। और एक बात याद रखना, मैंने जब कार्नाट हीट इंजन पढ़ाया था तो वहां पर आपको बताया था सबसे ज्यादा इफिशियंसी किसकी होती है, कार्नाट इंजन की। और कार्नाट इंजन एक रिवर्सिबल, पूर्णतः रिवर्सिबल इंजन था, बल्कि 100% परफेक्ट रिवर्सिबल इंजन कोई हो ही नहीं सकता ना।
बट आप ये जानते हो कि रिवर्सिबल इंजन और इरिवर्सिबल इंजन में दोनों कौन ज्यादा एफिशिएंट होगा? रिवर्सिबल इंजन ज्यादा एफिशिएंट होता है ना। तो रिवर्सिबल इंजन, इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन लिखेंगे ना, इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन रिवर्सिबल इंजन ग्रेटर देन efficiency of irreversible engine। ये हमेशा याद रखने का, आप इसे ग्रेटर देन भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहो। इफिशियंसी जो होती है वो ग्रेटर देन होती है इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन, ये चीज याद रखना, अभी हम यूज करेंगे इसका, ठीक है। यहाँ पर आप ग्रेटर देन भी लिख सकते हो, नहीं पता लगे कैसे डायरेक्ट लिख दो, हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया ग्रेटर देन ना। आपको थियरी लिखनी है तो थियरी टाइप में ही लिखा करो। चलो ये रही आपकी थियरी, कुछ लिखनी पड़ती है आपको। फर्स्ट लिखेंगे फॉर रिवर्सिबल साइकिल के लिए, रिवर्सिबल साइकिल के लिए अगर हम लिखें फॉर रिवर्सिबल साइकिल, उसके बाद हम इरिवर्सिबल साइकिल पर चलेंगे। पहले एक एक बारी बारी से करेंगे। आज पता नहीं क्यों नींद आ रही है, अरे मजा नहीं आ रहा है क्या क्लास में? क्लास मजा नहीं आ रहा है कि नींद कहाँ आ रही? मुझको तो नहीं आ रही। जाओ मुंह धुल लो फटाफट से, नींद भाग जाएगी, है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस में देखेंगे जो आपका इंट्रॉपी होगा, इंट्रॉपी क्या होता है? dq अपॉन टी, पहले भी लिख दिया गया। जो इंट्रॉपी होगा ये डेल्टा भी लिखा जाता है, किसी किसी बुक में डेल्टा लिखा गया, चाहे आप डेल्टा लिखो चाहे dq लिखो, ठीक है, जो भी लिखो। तो अगर मैं इसके लिए इंट्रॉपी की बात करूं, इंट्रॉपी इज इक्वल टू dq अपॉन टी, ये क्या होगा? dq1 अपॉन t1 प्लस dq2 अपॉन t2 के बराबर होगा। मतलब इसके लिए यहां पर तो हीट आपकी q1 हीट होती है, यहां पर हीट q2 होती है, तो dq2 q1 अपॉन t1 प्लस dq2 अपॉन t2 ना, यही तो होती है। अरे मेरी बात समझो फिर से, यहां पर हीट q1 होती थी, टेम्परेचर t1 होता था, यहां पर हीट q2 और टेम्परेचर T2 होता था। अब मैं बात कर रहा हूं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। रिवर्सिबल प्रोसेस में हम अगर इंट्रॉपी देखेंगे तो dq अपॉन टी होता है। अगर dq अपॉन टी की वैल्यू निकालना चाहे तो ये dq1 अपॉन t1 प्लस में dq2 अपॉन t2 लिख सकते हो ना। हेडिंग का हिंदी बता दीजिए, हेडिंग की हिंदी तो हमको खुद नहीं आती यार। क्लासियस इनइक्वलिटी को क्या बोलते हैं? अगर हिंदी में किसी को पता हो तो बता दो, मुझे नहीं आती। मैं सिर्फ लैंग्वेज हिंदी यूज करता हूं, जैसे आपको समझा रहा हूं ना, तो लैंग्वेज में हिंदी में बता देता हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं ना। नहीं तो ऐसे मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा दैट्स योर इंट्रॉपी इज इक्वल टू dq अपॉन टी, दैट्स इट एंड नाउ लेट बिगिन फॉरवर्ड। तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, मैं हिंदी में समझा भले देता हूं, लेकिन मुझे किसी इसकी चीज अगर हिंदी पूछ लोगे, जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस है, बहुत सिंपल है। रिवर्सिबल मतलब आप समझते हो कि जो वापस आ सके। अब मुझे इसकी हिंदी पूछोगे तो मुझे नहीं पता, तो हिंदी नहीं पता यार दोस्त ना। तो हिंदी करोगे भी क्या जान के, तुम लोग ऐसे याद हो जाएगा क्लासियस इनइक्वालिटी करते करते, गूगल कर लेना यार, इतना तो समझ जाओ, है ना। तो dq1 अपॉन t1 प्लस dq2 अपॉन t2 हो जाता है। dq1 अपॉन t1 इक्वल टू dq2 अपॉन t2। अब मुझे ये बताओ dq1 मतलब dq1 का इंटीग्रेशन किया गया, t1 का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं क्योंकि t1 बाहर हो जाएगा। dq1 का इंटीग्रेशन करोगे मतलब इस पूरी हीट का इंटीग्रेशन करोगे तो ये पूरी हीट आएगी। तो जो हीट एब्जॉर्ब हो रही, मतलब इंजन में जो हीट मिल रही है वो पॉजिटिव होगी कि निगेटिव? पॉजिटिव। तो ये q1 पॉजिटिव अपॉन t1 प्लस में। मेरी बात ध्यान से सुनना, इंजन को हीट मिल रही है, q1 मिल रही ना हीट, देखो ये इंजन को हीट मिल रही है q1 अपॉन टी प्लस में t1। अब रिलीज हो रही, q2 क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। यहां पर देखो
एनर्जी मिल रही, हीट एनर्जी मिल रही Q1, और यहां पर जो हीट रिलीज हो रही है दैट योर Q2, और यहां पर भी Q1 मिलेगी। अभी हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, कहा है अभी परेशान छोड़ो। Q1 हीट मिल रही, Q2 रिलीज हो रही, जिससे जो चीज हमें मिल रहा है मतलब मुझ में ऐड हो रहा है ना। हाँ ठीक है, यूपी बोर्ड से मैं भी हूं, लेकिन मुझे इंग्लिश पढ़ाते पढ़ते भूल गई है हिंदी। मैं भी यूपी बोर्ड से ही रहा हूं, तो उसके लिए चिंता ना करो। फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, आपने साथ फर्स्ट सेमेस्टर में उतनी मेहनत नहीं करी होगी बहुत अच्छी बात। सेकंड सेमेस्टर में आए हो, आदत पड़ जाती है इंग्लिश की ना, तो अब हिंदी कहीं यूज नहीं होगा आपका। क्लासेस इनइक्वालिटी मतलब क्या होता है, ना कोई पूछता है, ना कहीं आप यूज करते हो, ना आपको पेपर में कहीं लिखा होता है। क्लासेस इनइक्वालिटी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासेस इनइक्वालिटी, बस ना। तो आप थोड़ा गूगल कर लेना, क्योंकि अगर मुझे भी आती होती हिंदी तो मैं जरूर बता, मुझे जो भी आता है मैं पूरा दे देता हूँ, 100% देता हूँ, कुछ भी छुपा के नहीं रखता कि मैं ठीक है ये नहीं बताऊँगा। मुझे हिंदी नहीं आती किसी भी चीज़ की, अगर तुम हिंदी पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। हाँ, इसके बारे में पूछोगे तो मैं कुछ भी बता सकता हूँ, हिंदी कम आती है हमको, ठीक है। तो उसके लिए आई एम सो सॉरी यार, क्योंकि मतलब ही हमको भी नहीं पता उसका मतलब क्या होता है। यही नहीं, किसी की भी हिंदी पूछ लो, नहीं पता मुझको। अब देखो हीट रिलीज कितनी हो रही, Q2, हीट रिलीज कितनी हो रही, Q2। अब जब Q2 हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, टाइम तो यार ज्यादा हो रहा है बे, 18:56 हो गया, वाह। चलो ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रही है Q2, जो एनर्जी रिलीज होगी, जैसे मान लो एक बॉक्स ले लो, उसमें कुछ सिक्के डालो तो उसमें ऐड होंगे, और अगर उसमें से जो कुछ 2-4 सिक्के गिर जा रहे हैं तो वो तो घट रहे हैं ना सिक्के, तो मतलब जो एनर्जी मिल रही है इंजन को वो पॉजिटिव, और जो हीट निकल जा रही है वो निगेटिव, तो निगेटिव ऑफ Q2/T2। बोलो हाँ या ना, Q2/T2 सही है, सही है। अब हम सभी जानते हैं, सिंस फॉर रिवर्सिबल या कॉर्नाट इंजन के लिए, फॉर कॉर्नाट इंजन, अब कॉर्नाट इंजन क्या होता है, एक प्रकार का रिवर्सिबल प्रोसेस था उसमें। रिवर्सिबल के लिए बात करें तो कॉर्नाट इंजन का टॉपिक हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसके लिए Q1/T1 इज इक्वल टू Q2/T2 होता है, अभी हमने जस्ट बताया। सो आपका एंट्रोपी जो निकलेगा, एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ना, चेंज इन एंट्रोपी dQ/T। सो जो आपका dQ/T निकलेगा दैट्स योर इज इक्वल टू Q1/T1 जगह लिख देंगे Q2/T2 माइनस में Q2/T2, और ये 0 हो जाएगा, तो आपका डेल्टा एस जो एंट्रोपी होगा, यहाँ पर लिख सकते हो डेल्टा एस, एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एस एंट्रोपी होगा इज इक्वल टू dQ/T इज इक्वल टू 0। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी मिली वो 0 मिली, dQ/जो T मिला वो आपका 0 मिला, dQ/T जो मिला दैट्स योर 0, ठीक है। नोट करो इतना जल्दी जल्दी, हम लोग इरिवर्सिबल के लिए आगे बढ़े, इरिवर्सिबल के लिए आगे बढ़े, है ना। सो के बाद क्या करें हैं समझ नहीं आ रहा है। अरे यार क्या किए हैं, देखो Q1/T1, क्योंकि हम जानते हैं इसकी वैल्यू Q1/T1 इक्वल टू Q2/T2 होती है, तो Q1/T1 जगह हमने Q2/T2 जाकर रख दिया। जब Q2/T2 यहां पर रखोगे तो यही तो आएगा ना, Q2/T2 माइनस में Q2/T2, तो ये घट के 0 आ गया, dQ/T की वैल्यू 0 हो गई। नोट करो, अब हेडिंग डालेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस, इतना नोट करेंगे, हम लोग इरिवर्सिबल पर आगे चलते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, आप Q1 हीट ही दे रहे हो, बट इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो मतलब उतनी हीट रिलीज नहीं करेगा, ये Q2 डैश रिलीज करेगा।
इरिवर्सिबल प्रोसेस में Q2 डैश ये उतना इफिशियंट नहीं होता और Q2 डैश ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, ये Q2 कम एनर्जी रिलीज करता है क्योंकि वो वर्क में कन्वर्ट होता है, फिर से हीट फिर वर्क फिर हीट फिर वर्क, ऐसे आपका इंजन चलता रहता है। इसमें हीट ज्यादा रिलीज होती है इसलिए कम इफिशियंट होता है, Q2 डैश यहाँ पर ज्यादा होगा, समझना, Q2 डैश यहाँ पर ज्यादा होगा, याद रखना जो Q2 डैश होगा वो ग्रेटर देन Q2 होगा, यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि ये इरिवर्सिबल इंजन है, हीट ज्यादा जनरेट करता है मतलब रिलीज करता है कंपैरिजन टू रिवर्सिबल इंजन। तो आओ देख लेते हैं फॉर इरिवर्सिबल साइकिल। सेकंड, फॉर इरिवर्सिबल साइकिल, इरिवर्सिबल साइकिल में क्या लिखते हैं बताओ जरा, सेम टू सेम dq अपान t की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, यही सेम टू सेम होता है, क्या हो जाएगा Q1 अपान, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें भी ना लिखें कोई बात नहीं, Q1 अपान T1 प्लस का, अब देखो इसमें क्या निकल रहा है, Q2 निकल रहा है, Q2 डैश निकल रहा है, Q2 नहीं Q2 डैश निकल रहा है, तो यहाँ पर निकल रहा है तो Q2 डैश हो जाएगा अपान में T2। हम सभी जानते हैं, याद रखना, हमने डायरेक्ट लिखते हैं, ये वाला डायरेक्ट कर दिया क्योंकि एक लाइन लिखने से कोई फायदा नहीं है, एक बार लिखे हैं, ठीक है। तो Q2 डैश निकल रहा होता है, Q2 डैश निकल रहा होता है, इसे हम बना लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लें, हाँ इक्वेशन फर्स्ट बना लें, तो यूजिंग फर्स्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यूजिंग फर्स्ट लिख के Q1 अपान T1, Q1 अपान T1 जगह हम Q2 अपान T2 लिख सकते हैं, Q2 अपान T2 लिख सकते हैं। तो अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये तो इरिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल का काहे यूज कर रहे हैं, काम तो ये कारनाट वाला ही कर रहा है ना, हीट इंजन का वर्क कर रहा है ना, तो Q1 अपान T1 जगह Q2 अपान T2 रख सकते हैं, बट यहाँ पर Q2 डैश लिखा हुआ है हमने ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, चिंता ना करो। Q1 अपान T1 जगह क्या लिख देंगे, Q2 अपान T2, Q2 अपान T2 माइनस में Q2 डैश अपान T2, यूजिंग फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का हमने यूज कर लिया। यहां पर T2 आएगा, एलसीएम हो जाएगा Q2 माइनस Q2 डैश, ये मिला हमारा dq अपान T। अब एक बात याद रखना, हम जान रहे हैं क्योंकि ये हीट ज्यादा रिलीज करता है, इरिवर्सिबल इंजन हीट ज्यादा रिलीज करता है सिंक में, तो Q2 डैश जो ज्यादा है Q2 से, Q2 डैश ज्यादा है Q2 से, जो ज्यादा है वो माइनस है, जो कम है वो पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, मतलब dq अपान T जो आएगा वो निगेटिव आएगा, ठीक है, सिंस Q2 डैश इज ग्रेटर देन Q2, इसलिए Q2 डैश जो है वो Q2 से ज्यादा है, इसलिए उसकी वैल्यू निगेटिव आएगी। हाँ या ना बोलो, बातें समझ में आई, निगेटिव का मतलब क्या है, लेस देन जीरो, निगेटिव आने का मतलब क्या है, लेस देन जीरो, जीरो से कम आएगा, तो हम यहां पर बोल सकते हैं जो dq अपान टी मिलेगा, किसमें, क्लासियस इनइक्वलिटी में, ये ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू जीरो कब होगा, जब आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल साइकिल होगा, ठीक है, और लेस देन जीरो कब होगा, जब आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, हाँ नाजिया क्या पूछना है बताओ, इक्वल टू जीरो होगा तो रिवर्सिबल प्रोसेस, लेस देन जीरो होगा तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसलिए dq अपान टी जो आएगा लेस देन आर इक्वल टू जीरो आएगा। डेल्टा एस, ये डेल्टा एस ही तो था ना, चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस, ये भी हमारा डेल्टा एस ही मिला था, तो इसका बराबर डेल्टा एस ही लिख सकते हो, डेल्टा एस बराबर डेल्टा एस बराबर dq अपान टी लेस देन इक्वल, प्रूव्ड हो गया ना ये, ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू जीरो, लेस देन आर इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेट क्यों किया, देखो आपको अगर पूरी हीट निकालनी होगी तो सबसे पहले हम एक छोटी अमाउंट ऑफ हीट लिखेंगे, छोटी सी हीट लिखेंगे ना, बहुत कम मात्रा में हम कहीं हीट निकालेंगे, अगर हम इंटीग्रेशन कर दें टोटल हमारा निकल जाएगा टोटल हीट। जैसे आप तक फिजिक्स में करते आओ, तुम्हें एक रॉड दे दी जाए 3 किलोमीटर की, अब कहा जाए कि इस रॉड की लंबाई बताओ, तो क्या करोगे तुम, इंच टेप लेकर नापोगे, नहीं नापोगे, नहीं लंबाई ना पूछी जाए, लंबाई तो नाप सकते हो ना, तुम्हें एरिया पूछा जाए, उसका एरिया कितना है,
एरिया कैसे निकालोगे बताओ? सिलेंडर का एरिया लगा दोगे, उसमें लेंथ कितनी है, हाइट कितनी, मतलब ब्रेथ उसकी कितनी है, वो निकाल के सिलेंडर टाइप होता है ना, सिलेंडर का एरिया निकालोगे, हो गया, मिल गया। आपको एक सर्कल दे दिया जाए इतना पूरे घर के आकार का, कह दिया जाए इसका एरिया निकालो या इसका क्यूब निकालो, मतलब वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम निकालो कैसे? 4/3 पाई आर क्यूब लगाओगे, आपको उसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी ना। तो कहीं पर एक छोटा सा आपको मानना पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको, एरिया, उसका करते हो आप इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करने टोटल वैल्यू आ जाती है, समझ में आया ना जिया? टोटल वैल्यू आ जाती है। इसलिए हम छोटी सी अगर हीट हमको मालूम होगी dq1 मतलब कहीं छोटी सी हीट, क्यू जो उसका इंटीग्रेशन कर दिया मतलब पूरा सोर्स की हीट की बात की जा रही है वहां पे, वो निगेटिव में कैसे आ गया? चलो इधर फिर से देख लो, इतनी वैल्यू तो सबको समझ में आई थी, Q2 माइनस Q2 डैश अपान में T2। हम जानते हैं कि जो इरिवर्सिबल इंजन होता है वो हीट ज्यादा रिलीज करता है सिंक में। जैसे आपका जो इफिशियंट इंजन होता है वो मैक्सिमम जो हीट लेगा वो वर्क में कन्वर्ट कर देगा, कुछ ही हीट बाहर निकलेगी। जो आपका अच्छा इफिशियंट इंजन नहीं होता, मतलब जो उतना अच्छा इंजन नहीं होता है, जिसे हम इरिवर्सिबल इंजन बोलते हैं, वो जितनी हीट लेगा ज्यादातर वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, उसकी एनर्जी हीट ज्यादातर सिंक में जाएगी, इसलिए ये उतनी हीट ज्यादा सिंक में जाता है इसके कंपैरिजन में। तो Q2 डैश ज्यादा होता है Q2 के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे Q2 डैश ज्यादा है, तो आप लिख सकते हो जब ये Q2 डैश ज्यादा होगा, मान लो ये 5 होगा, माना 5 होगा और ये 2 होगा, तो 2 माइनस 5 करोगे -3 आएगा। ये मान लो 25 होगा, 25 जूल मान लिया, 25 जूल ऐसा मान लिया 25 जूल, और ये आपका 15 जूल, तो 15 माइनस 25 करोगे -10 आ जाएगा। तो जो भी वैल्यू आएगी निगेटिव ही आएगी, जीरो से कम आएगी। इसलिए हमेशा याद रखना क्लासियस इनइक्वालिटी में चेंज इन एंट्रोपी जो होती है वो लेस देन आर इक्वल टू 0 ही होती है। इक्वल टू 0 तब होती है जब रिवर्सिबल होता है, एंड लेस देन 0 होती है तब ये इरिवर्सिबल होता है, याद रखना, ठीक है। ग्रेटर देन 0 पॉसिबल नहीं है, ग्रेटर देन 0 पॉसिबल नहीं है। सो नोट डाउन कर लेंगे, अब केमिस्ट्री की क्लास चलने वाली है, इसलिए हम लोग यहीं पर क्लास कंप्लीट करते हैं। सब लोग नोट डाउन कर लेंगे, फटाफट से बता देंगे कि यस आपका नोट डाउन हो चुका है। नोट डाउन कर लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट सून, टेक स्क्रीनशॉट सून, नोट करिए। आ गया? बहुत बढ़िया, क्या नहीं आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। श्रेष्ठ का हो चुका है, काव्या का हो गया, शिवांगी और किसका हो गया, सब लोग बताओ, जिसका जिसका हो चुका बता दो। अंकिता, सब लोग बताओगे तभी हटाएंगे, बिकॉज सब लोग अगर नहीं नोट कर पाते हो फिर दिक्कत हो जाती ना। मोहित, खुशी, नाजिया, लगभग लगभग सबका हो चुका है ना। हाँ साथ साथ लिख लिया करो ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब हम लिखा करें तो आप लोग भी लिख लिया करो, थोड़ा दिमाग समझने थोड़ा लिखने में ना। अंकिता, खुशी, लगभग लगभग सबका हो गया है। चले फिर क्लास कंप्लीट करें, चलो बाय बाय।